अंकित कह रहा है कि एनसीईआरटी 3.4 का 1 का 3 और 4 नहीं हो रहा, तो यही दो क्वेश्चंस की बात कर रहे हो अंकित। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, मुझे ना इक्वेशन बताना। हाँ, अनम्यूट करके मुझे इक्वेशन बताओ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। सर कौन सा 30 नंबर बताएं? हाँ रुको, सबसे पहले ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.4 1 का 3 ना? यस सर। नहीं 3 का 1 का 3 था शायद। 1 का 3 सर। हाँ चलो बताओ क्या है। 3x - 5y 3x - 5y -4 = 0 -4 = 0। उसके बाद and 9x = 2y + 7 2y + 7। अब आप + 7। फंसे कहाँ पे थे ये बताओ। सर इसमें पहले ये बाय एलिमिनेशन मेथड से बनाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, ठीक है। तो आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया? तो पहले ऊपर वाले को एलिमिनेशन से किए ना करना है। क्या एलिमिनेशन से करना है? नहीं, आपको कोई एक ही मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं ना। यस सर। तो अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में हम लोग वी टेक आउट, पुटिंग, मतलब हम करते क्या, हम एक्चुअली में पूरा लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू लाते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे मान लो कि आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 करते हो, और अगर हम लेट से इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू निकालने के लिए पहले x वाले टर्म को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में भेजेंगे। तो 3x = 5y + 4 हो जाएगा, और यहां से फिर x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 5y + 4 / 3। ठीक है, तो यहां से मेरा x का वैल्यू आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 3, तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from 3 into 2, मतलब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो 9x लिखा हुआ है, तो 9 तो बाहर है, और x आपका क्या रहेगा, x रहेगा 5y + 4 / 3 = 2y + 7। क्योंकि देखो आकाश, यहाँ पे x जहाँ पे है ना, हम x ही की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x अगर मैंने निकाला हुआ है 5y + 4 / 3, तो आप उसको यहीं पे ना पुट करोगे। समझ में आया ये पार्ट? यस सर। तो अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 बचा, और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये आया 3 × 5y + 4 = 2y + 7। और ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन गया एक वेरिएबल के टर्म्स में, जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 15y + 12 = 2y + 7 2y + 7, और यहाँ से आपको मिलेगा 13y, और यहाँ पे -5, तो y का वैल्यू आ जाएगा -5/13। अब इस y की वैल्यू को आप ऊपर पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, यही होगा। हो जाएगा सर। ठीक है, अब अगर आते हैं सेकंड वाला इक्वेशन बताना क्या था? x/2 + 2y/3 = -1 x/2 + 2y/3 = -1, and x - y/3 x - y/3 = 3। = 3। ठीक है, आप बताओ कौन सा इक्वेशन में से किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो? एलिमिनेशन वाले से करिए, सेकंड वाले से। ठीक है, तो पहले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x - y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 3 9 हो जाएगा। फिर आप किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, x को या y को?
y को करना चाहते हो, तो आप y को करना चाहते हो तो इस माइनस y को हम राइट में भेज देते हैं और 9 को लेफ्ट में ले आते हैं। तो यहाँ से आपको x माइनस 9 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? y मिल जाएगा। y पोजिटिव, यस। ठीक है, और इसको हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके कारण अब ये क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका x/2 प्लस 2 इंटू, अगर और एक चीज मान लो कि आप सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर के कारण दिक्कत हो रही है तो आप एलसीएम ले लो ना। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लोगे तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 है, 6 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। और अब आप चाहो तो y को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो अब अगर y को सब्सटीट्यूट करते हो तो 3x प्लस 4 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6 होगा। एंड अब इसका ब्रैकेट ओपन किया तो 3x प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 6 हुआ। माइनस 36 को राइट में भेजेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 4x तो 7x हो गया, माइनस 36 को राइट में भेजेंगे तो वो 30 नहीं 30 रहेगा, क्योंकि प्लस 36 माइनस 6 होगा ना, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 30/7। ठीक है, फिर इसको पुट करके अपना दूसरा वैल्यू निकाल लोगे, हो जाएगा सर। हाँ, और क्या क्या डाउट है? आकाश ने बोला है अवंती मॉडल 10M 3.3 IC 8 इक्वेशन नहीं बन रहा है। ओके, इसकी बात कर रहे हो आकाश? आई थिंक हमने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया था। तो सर 7th नंबर दिख रहा है। अच्छा 7th नंबर पे थे। अच्छा ये बताओ आकाश, यहाँ पे एक चीज है इनकम, अगली चीज है एक्सपेंडिचर, और इसके बाद आ रहा है सेविंग्स। आप बताओ कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? इनकम आएगा, उसमें से जो हम लोग एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो उसमें सेविंग बचेगा। एग्जैक्टली यही रहता है ना गाइस, जो भी हमारे पास आमदनी आया उसको इनकम बोलेंगे, जो भी खर्चा होता है उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो आमदनी में से जब एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तभी जाकर बनती है सेविंग्स। ठीक है, अच्छा पहला चीज यहाँ पे आपको आकाश क्या देखना है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2% इज 11:7 दिया हुआ है। तो we have 10M03.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले 8 नंबर है सॉरी। अब बताओ आकाश, सबसे पहले वहां पे इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 11:7। कितना 11:7। हाँ 11:7। हाँ पिंकी बोलो। सर आप जैसे लिख रहे समझ में नहीं आ रहा है। क्या चीज? सर जैसे लिख रहे समझ में नहीं आ रहा है। लिख रहे हैं क्या कह रहे हो आप? अभी क्या लिखना शुरू कहाँ किया मैंने? आप ठीक है सर। अब ठीक है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे इनकम रेशियो आ गया 11:7। गाइज अब रेशियो, पहले हम रेशियो से एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने आप लोगों को शायद एक बार एक सिचुएशन बताया था कि अगर आपके पास 5 रुपए है और मेरे पास 10 रुपए है तो रेशियो होता है 5:10, 1:2 बन गया। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 2 लाख रुपए है, रेशियो कितना हुआ? 1 लाख अपन 2 लाख, वो भी 1:2 हो गया। तो इस तरीके से जब रेशियो 1:2 होता है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि मेरे पास 1 रुपए है और आपके पास 2 रुपए है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मेरे पास 1 लाख है, आपके पास 2 लाख है। ये भी मतलब हो सकता है कि मेरे पास 5 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है। तो इसीलिए जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है 11:7, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा स्टेटमेंट कि लेट द इनकम बी 11x and 7x. Let the incomes be 11x and
7x रेस्पेक्टिवली। आ रही है बात समझ में आकाश? यस सर। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ कितना था? सर एक्सपेंडिचर का था 9:5। 9:7। वो 9:7। सर 9:5। 9:5। तो अगर वही सेम उसी तरीके से अगर हम एक्सपेंडिचर को भी हमको कुछ अज्यूम करना है, एक्सपेंडिचर को भी हमको कुछ अज्यूम करना है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? अब यहीं पे लोग क्या करते हैं, लोग लिखते क्या है, लोग लिखते हैं 9x एंड 5x लिखेंगे, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा गाइस? क्योंकि जब एक नया रेशियो आता है ना, एक ही क्वेश्चन में जब दो रेशियो होते हैं, तो हम दोनों रेशियो से जब एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, तो जो x लगाना, जो मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना होता है ना, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम दोनों जगह पे अलग अलग लगाते हैं, हम दोनों जगह पे अलग अलग लगाते हैं, ठीक है? इसीलिए जब ये 9:5 दिया गया है, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 9y एंड 5y रेस्पेक्टिवली। क्या लिखोगे? 9y एंड 5y रेस्पेक्टिवली। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। देन दोनों लोग सेव करें। अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि जो पहला इंसान है, इसमें पहला इंसान आमदनी कर रहा है 11x रुपये का, और एक्सपेंडिचर कर रहा है 9x रुपीज का, और बचा कितना रहा है? 400 रुपया। अगर आप दूसरा आदमी को देखोगे, तो दूसरा आदमी इनकम कर रहा है 7x का, खर्चा कर रहा है 5y का, वो भी कितना सेव कर रहा है? 400 रुपया सेव कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x माइनस 9y, क्योंकि 11x हो गया पहला आदमी का इनकम, और 9y हो गया पहला आदमी का एक्सपेंडिचर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो ही सेविंग्स आएगा। सिमिलरली यहां पे भी 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 400। बन गया, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब यस सर। इसको हम लोग कौन सा एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन? कोई भी योर चॉइस। दिव्यांशु डन? कोई डाउट है इसमें? सर हाँ, अच्छा, ये पहला वाला आदित्य कौन है? पहला वाला आदित्य? यस सर। ये ब्रैकेट में क्या नाम लिखे हो? सर भैया का नाम है। कबीर सिंह? यस सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वो मूवी देख के जोश आ गया, नो सर। या कुछ घटना, दुखद घटना घट गई? नो सर। चलो, मैं रिनेम करके खाली आदित्य कर रहा हूँ। होमवर्क लिंक पे अगर एरर आ रहा है तो एक बार कांटेक्ट कीजिए कोऑर्डिनेटर्स को, मैं उसमें कुछ नहीं करता, ठीक है? और कोई डाउट? लिंक क्वेश्चन ये हो गया, आकाश ने पूछ लिया, अंकित का डाउट खत्म। गाइस और खत्म? कोई डाउट नहीं और किसी का? फिर आगे बढ़ते हैं तब। गर्ल्स, बॉयज, एनी मोर डाउट्स? एनीवन? नो सर। नो सर। ओके, एडवांस 23 पढ़ा दिया। एडवांस 23 क्या है? अच्छा, ये वाला। एडवांस विथ 3। इसकी बात कर रहे हो ना, एडवांस में 3? ओके। When I am as old as my father is now, I shall be 5 times as old as my son is now. By then, my son will be 8 years older than I am now. The combined ages of my father and myself are 100 years. How old is my son? Okay. अच्छा क्वेश्चन है। I doubt आप में से बहुतों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, जितना मैंने आप लोगों को पिछले 1 महीने की ऑनलाइन क्लासेस में पहचाना है, और लेकिन आई थिंक लोगों ने ट्राई नहीं किया उस क्वेश्चन को। एडवांस क्वेश्चन नंबर 3। सो जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा, अभी तो पहला लाइन हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, लेकिन इतना पता चल गया कि उस क्वेश्चन में 3 लोग हैं। एक मैं हूं, वो जो माई सेल्फ है, मान लीजिए मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, ठीक है? वो आई जो है वो मैं हूँ, आई आशीष, ठीक है? सो
क्वेश्चन में 3 लोगों की बात हो रही है, मेरे बारे में, मेरे बेटे के बारे में और मेरे फादर के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों के एजेस को मानना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट होगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ myself be x years। तो सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं कि मेरा खुद का जो प्रेजेंट एज है वो x years है। देखो वहां पे फराज एक लाइन लिखी हुई है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ माय फादर एंड माई सेल्फ इज 100 years। तो वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मेरे फादर की एज और मेरे एज का सम कितना हो जाएगा, 100 साल हो जाएगा। अगर मैंने उसमें ये मान लिया कि मेरा प्रेजेंट एज है x years, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा प्रेजेंट एज है x years, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं therefore the present age of father, ये कितना हो जाएगा, 100 - x होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो सन है वहां पे, सन के लिए क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ माई सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ माई सन बी y years। तो यहाँ पे सबसे पहले फरहाद मैंने क्या काम किया, मैंने स्टेटमेंट पे वो जो पहला लाइन जो घुमाने वाले हैं ना, वो सब पे मैंने फोकस नहीं किया। मैंने पढ़ा क्वेश्चन, पहला लाइन को इग्नोर किया, मैंने को बस पहला लाइन पढ़ के इतना पता चल गया कि वहां पे 3 लोग हैं उस क्वेश्चन में, और एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि मेरे फादर की जो मेरी एज का एडिशन है 100 साल। तो मैंने इसलिए क्या किया, मैंने अपने एज को x माना, तो मेरी फादर का एज हो गया वहां पे 100 - x, और फिर मेरे सन का एज को मैंने y माना हुआ है। ओके, यहां से हम करेंगे क्वेश्चन का स्टार्टिंग, और इसके बाद आप पढ़ते उस लाइन को। ये कह रहा है व्हेन आई एम एज ओल्ड, जगह है यहीं पे थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। तो ये कह रहा है कि व्हेन आई एम एज ओल्ड एज माय फादर इज नाउ। तो अभी अगर देखेंगे जो मेरा एजम्पशन था, उसमें मैंने अपने एज को माना कितना है, x माना है। मैंने अपने फादर के एज को क्या माना हुआ है, फिलहाल मैंने अपने फादर के एज को 100 - x माना हुआ है, और मैंने अपने सन के एज को कितना अज्यूम किया हुआ है, तो मैंने अपने सन के एज को अज्यूम किया हुआ है y। ठीक है, पर अब एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूँ, अनम्यूट करो खुद को। यस सर। अगर अभी आपका प्रेजेंट एज है 15 years, ठीक है, और अगर आपके फादर का एज है लेट्स से 40 years, तो आप अपने फादर के एज के बराबर कब होंगे, कितने साल बाद होंगे? अभी आप 15 साल के हो, आपके फादर 40 साल के हैं, आप 40 साल के कब होगे, कितने साल बाद होगे? 25 years। 25 years। क्या कैलकुलेट किया, 25 कैसे आया? सर माइनस कर दिए। माइनस कर दिया, राइट। तो यहाँ पे भी ये जो लाइन लिखी हुई है व्हेन आई एम एज ओल्ड एज माई फादर इज नाउ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जब मेरी उम्र मेरे फादर की उम्र की हो जाएगी, या ये कह सकते हो जब मैं अपने फादर की उम्र का हो जाऊंगा, जब मैं अपने फादर की उम्र का हो जाऊंगा। तो अभी मेरा उम्र है x, मेरे फादर का उम्र है 100 - x। तो मैं जो जिस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे मेरा एज क्या रहेगा, अभी तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, राइट, अभी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, और इस फ्यूचर में मेरी एज कितनी होने वाली है, मेरी एज होने वाली है 100 - x, मेरी एज होने वाली है 100 - x। तो ये कह रहा है कि व्हेन आई एम एज ओल्ड एज माई फादर इज नाउ, जब मैं अपने फादर की एज का हो जाऊंगा, आई शॉल बी 5 times एज ओल्ड एज माई सन इज नाउ। उस टाइम पे मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र का 5 गुना होगा। उस टाइम पे मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र का 5 गुना होगा। बोलो, ये लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ना क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट कह रहा है व्हेन आई एम एज ओल्ड एज माय फादर इज नाउ, जब मैं अपने फादर की एज का हो जाऊंगा, जब मैं अपने
मेरी उम्र मेरे फादर की एज की जितनी हो जाएगी। उस टाइम पे मेरे बेटे की उम्र से या उस टाइम पे मेरी उम्र मेरे बेटे की 5 गुना हो जाएगी। तो मेरे बेटे का उम्र है अभी y। तो कहने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा 100 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 5y, क्योंकि 100 माइनस एक्स होगा उस टाइम पे मेरी उम्र, उस टाइम की मेरी उम्र, और क्वेश्चन कह रहा है कि आई शॉल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन इज नाउ। अभी मेरा बेटा जितना है उसका 5 गुना होऊंगा मैं उस टाइम पे। अभी मेरा बेटा जितना है उसका 5 गुना होऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इस ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन। बोलो यहाँ पे समझ में आया? इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? नो सर, नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये अब हम लिखेंगे इस हिसाब से। मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस x इज इक्वल टू 5y। दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। फिर आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है बाय देन माय सन विल बी 8 years ओल्डर देन आई एम नाउ। लेकिन उस टाइम पे मेरा सन का जो उम्र होगा, ठीक है ना, उस टाइम पे मतलब फ्यूचर एज ऑफ सन, ठीक है, फ्यूचर ऑफ एज ऑफ सन विल बी इक्वल टू 8 प्लस प्रेजेंट एज ऑफ माई, ठीक है ना, ऑफ माई सेल्फ। ये लाइन से समझ में आया है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लेकिन उस टाइम पे, बाई देन का मतलब क्या हो? उस टाइम पे मेरे बेटे का जो उम्र होगा वो मेरे अभी के उम्र से 8 साल ज्यादा होगा। ओके, ये लाइन पहले बोलो, स्टेटमेंट समझ में आया, फिर हम इक्वेशन पे बात करेंगे। यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ माई सेल्फ मैंने x माना हुआ था, प्रेजेंट एज ऑफ माई सेल्फ मैंने x माना हुआ था, तो वहां तो 8 प्लस एक्स आ गया। दिक्कत कहां पे होगी जानते हो? फ्यूचर एज ऑफ सन लिखने में। अभी ये कब की बात हो रही थी? ये बात हो रही थी कब की? जब वो x से 100 माइनस एक्स बनने वाला था, जब मैं x उम्र का से 100 माइनस एक्स उम्र का हो रहा था। जैसे मैंने आपको अभी पूछा था कि अगर अभी आप 15 साल के हो और आपके फादर 40 साल के हैं, तो आप अपने फादर की एज के कब होगे? तो आपने बताया 25। वो 25 आपने कैसे कैलकुलेट किया था? 40 माइनस 15। आपने अपने उम्र में कितना ऐड किया? आपने अपने उम्र में 25 ऐड किया, राइट? तो सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे मैंने अपने बेटे के प्रेजेंट एज को y माना हुआ है, और हम बात करें फ्यूचर में, कब की बात करें? जब मैं 100 से 100 माइनस एक्स हो जाऊंगा, तो 100 माइनस एक्स करोगे तो 100 माइनस 2x हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं कब की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ 100 माइनस 2x years इन द फ्यूचर। 100 माइनस 2x years इन द फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। यस, क्या ये लाइन समझ में आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 100 माइनस 2x? जैसे आप वहां पे 25 साल आगे की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 100 माइनस 2x years की बात हो रही है। तो आपके ये y में क्या ऐड होने वाला है? y में वही चीज तो ऐड होगा ना, y में 100 माइनस 2x ऐड होगा। जैसे आप इसको ऐसे सोचो, ये 2x कैसे आया? ठीक है, अभी इस एग्जांपल को समझो कि अगर आप अभी 15 इयर्स के हो और आपके फादर 40 साल के हैं, तो आप अपने फादर की उम्र के कब होगे? 25 साल बाद। ये 25 वैल्यू कैसे आई थी? सर माइनस करके माइनस किए थे, 40 में से 15 माइनस किए थे। ठीक है, तो हम कहने के लिए 25 साल फ्यूचर की बात कर रहे थे, हम 25 साल फ्यूचर की बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में मैंने अपने एज को x माना हुआ है, और हम फ्यूचर की कौन सी वाली बात कर रहे हैं? जब मैं अपने फादर की एज का हो जाऊंगा, मतलब मेरा x, मेरी एज जो अभी x है वो 100 माइनस एक्स हो जाएगी। तो हम कितना फ्यूचर में चले गए?
तो उसके लिए आपने क्या किया था, आपने 40 में से 15 माइनस किया था, तो यहाँ पे भी 100 माइनस x में से x को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे क्या? करेंगे सर। करोगे। तो 100 माइनस x में से जब x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 100 माइनस 2x आएगा। यहाँ पे जब आपने सब्ट्रैक्ट किया था तो आपको आया था 25, और वही 25 आपने अपने 15 साल में ऐड किया था। तो यहाँ पे हम को पता चल गया कि हम 100 माइनस 2x ईयर्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इतने साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरा अभी मेरे बेटे का अभी प्रेजेंट एज अगर y माना गया है, तो 100 माइनस 2x ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? तो दैट विल बी y प्लस 100 माइनस 2x। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes. तो अब इसी इक्वेशन को वहां पे लिखेंगे हम लोग, y प्लस 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 प्लस x। y प्लस 100 माइनस 2x, y प्लस 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 प्लस x। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। पूरा लोचा तो इस क्वेश्चन में इसका रहता है। निहारिका कह रही है कि सर सन की एज रुक नहीं जाएगी? ऑब्वियसली नहीं रुकेगी। बाय देन सबकी एज अगर हम फ्यूचर में बात करें, सोचो कि यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोग मान लो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। अगर हम 10 साल बाद की बात कर रहे होंगे तो तीनों के एज 10 साल बढ़ जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ये 10 साल कोई अभी भी उतने उम्र का रहेगा। ठीक है आदित्य, चैप्टर हार्ड नहीं है, एडवांस क्वेश्चन हार्ड है, और ये एडवांस क्वेश्चन है, बहुत एडवांस है। ठीक है, इन जनरल आई डोंट थिंक कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आई डोंट थिंक उसमें आपको कोई दिक्कत हुई होगी। निहारिका 8 टाइम्स तो हुआ नहीं, 8 प्लस एक्स है। 8 प्लस एक्स इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उस टाइम पे मेरे बेटे की उम्र मेरे अभी की उम्र से 8 साल ज्यादा होगी। तो इक्वेशन बनेगा फ्यूचर एज ऑफ सन इज इक्वल टू माई प्रेजेंट एज प्लस 8। तो फ्यूचर एज ऑफ सन आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, मेरा एज x माना गया था, उसमें 8 ऐड किया हुआ है। सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई चांस नहीं है। ये सिर्फ सर ये ओलंपियाड सब के लिए। सर ये सब क्वेश्चन सर एनआईटी में आ सकता है कि नहीं? एनआईटी क्या होता है? नए एग्जाम का आविष्कार किया तो बताओ। नो सर। एनडीए एनआईटी जो है वो तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। एनटीएसी अगर आप सोच रहे हो वो एक ओलंपियाड एग्जाम होता है, आईएमओ एक ओलंपियाड एग्जाम होता है, नीट अलग चीज होती है। नीट इज सर मेडिकल। एनडीए में आ सकते हैं सर? एनडीए में? एनडीए में भी इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आता। देखो एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है रद्दी लेवल का होता है। मैंने देखा हुआ है पेपर, पढ़ाता था मैं इन सब के लिए भी, तो वो बहुत रद्दी लेवल का रहता है। तो इसीलिए एनडीए में प्रॉब्लम होती है फिजिकल और मेडिकल वगैरह चीज, जहाँ पे मतलब फिजिकल इंटरव्यू होता है, रनिंग वगैरह ये सब चेक करते हैं, और एंड्योरेंस चेक करते हैं, और फिर मेडिकल इंटरव्यू, वहाँ पे दिक्कत होती है। रिटन में जनरली कोई एक थोड़ा भी डिसेंट तरीके से भी किसी ने तैयारी की होती है ना, तो निकाल लेता है। दिक्कत यही होती है ना कि लोग करना चाहते हैं, बस मेहनत नहीं करते हैं, तो रिटन एग्जाम देके लोग छट जाते हैं, बट एक्चुअली में उसका सबसे आसान चीज रिटन होता है। सर नहीं। एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है? इसमें एनटीएससी में? एनटीएससी का जो स्टेज 1 होता है ना, उसमें नहीं आता। स्टेज 1 होता है स्टेट लेवल पे, जो थोड़ा आसान होता है, लेकिन स्टेज 2 में आप नेशनल लेवल पे compete कर रहे होते हैं, तो वहां सर पे इस ऐसा तरीके क्वेश्चन के कहाँ क्वेश्चन आता है आ सकते सर? हैं। सर कहाँ आता है ऐसा क्वेश्चन? एनटीएससी स्टेज 2 में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे ओलंपियाड है जैसे पीआरएमओ वगैरह हो गया, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक ऐसा मैथ्स ओलंपियाड होता है जिसके 4 राउंड होते हैं टोटल, ठीक है, और उसका शुरुआत होता है पीआरएमओ से। पीआरएमओ क्लियर करते हो तो आरएमओ आता है, आरएमओ क्लियर करते हो तो इनमो होता है। मतलब पहले कह सकते हो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा होता है, ठीक है, फिर आपका होता है स्टेट लेवल पे, रीजन लेवल पे, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, उसके बाद नेशनल लेवल पे होता है, और उसके बाद होता है इंटरनेशनल लेवल पे। जो ये 3 राउंड को क्लियर करते हैं ना, उसको सरकार चूज करके 1-2 महीने के लिए मुंबई में प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, और फिर वो लोग पूरे देश में 140 कंट्रीज के साथ compete कर रहे होते हैं। वहां पे इंडिया को सिर्फ 6 लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सर किस चीज का होता? हाँ, किस चीज का होता है? मैथ्स ही रहता है, बट पीआरएमओ में क्या होता है ना कि फिर वो मैथ्स का कोई बाउंडेशन नहीं होता। ऐसा रहता है कि क्लास 8 से लेके क्लास 11 तक
सारे स्टूडेंट्स के लिए पेपर सेम होता है। तो जब मैं पीआरएमओ के लिए पढ़ाता था अवंती के दिल्ली ब्रांच में, तो क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तीनों के साथ में स्टूडेंट बैठे होते थे और तीनों को मैं 11th की टॉपिक पढ़ा रहा होता था, क्योंकि उसमें 11th के भी टॉपिक्स आते हैं। निहारिका आराम से पास करने वाली बात है ही नहीं, वो मेरी उम्र निकल गई एग्जाम देने की। आई जस्ट टीच फॉर दोज एग्जाम्स। तरन कह रहा है कार्ट एग्जाम में आता है। कार्ट क्या होता है तरन? CART। सर ये वो एग्जाम होता है जैसे सर जिसको बहुत लोग होता है बीबीए करने के बाद एमबीए करते हैं तो उसके लिए उसको सर कार्ट एग्जाम नहीं होता है। बोलते, उसको कैट बोलते हैं, कैट। सर वही कैट एग्जाम में। ठीक है, कैट एग्जाम में मैंने क्वांट्स में 99 परसेंटाइल के ऊपर ठोका हुआ है, तो वाह सर। ठीक है, तो इसलिए वो चीज मुझे पता है। मैं देखो कार्ट कौन सा एग्जाम है जो मेरे को पता नहीं है। कैट होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो एमबीए के लिए होता है, एम्स वगैरह के लिए। ठीक है, एनीवेज चलो डाउट्स खत्म है तो आगे बढ़ते गाइस। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? 8:57, सो वी शुड गो टू डिस्कस द नेक्स्ट टाइप। अभी तक हमने क्या क्या चीजें कर ली है? वी आर डन विद लीनियर इक्वेशन क्या होता है कर लिया, ग्राफिकल कर लिया, अलजेब्रिक में हमने दो तरीके कर लिए थे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वी आर लेफ्ट विथ ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद, या एक काम करते हैं, रुको पहले एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है? यस सर वही है। यस सर। ठीक है, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज जस्ट अनदर मेथड एंड दूसरी चीज तरन, वो सिर्फ बीबीए करके नहीं होता है, कोई भी बैचलर्स वाला एमबीए का एग्जाम दे सकता है। कैट, बहुत सारे एमबीए के एग्जाम्स होते हैं, कैट स्पेसिफिकली आईआईएम्स के लिए होता है। सर 10th लेवल पे कोई अच्छा एग्जाम बताइए तो। कौन सा लेवल पे? 10th या 12th? 10th। 10th लेवल पे अभी अच्छा एग्जाम, अगर सरकारी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो तो है कुछ एग्जाम्स, एक एसएससी का ही आता है कुछ सर एसएससी। यस। एक आता है, एक तो 12th लेवल पे होता है CHSL करके, तो क्लास 12 पास होने के बाद ही अगर आपको सरकारी जॉब करनी है तो कर सकते हो। 10th लेवल पे आई थिंक बहुत लो लेवल जॉब है वो, ग्रुप डी वगैरह है, मतलब बहुत लो लेवल जॉब होता है। जैसे सर ग्रुप डी का लेके फिर ग्रुप बी के एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं? नहीं, ग्रुप डी का एग्जाम अलग है यार, उसको सोचो ही मत। हाँ सर एनडीए के लिए कौन सा मैथ्स बुक बेस्ट है? एनडीए के लिए देखो सबसे पहले यार, ये लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर इसके लिए कौन सा अच्छा बुक है। जैसे आज सुबह जेई वालों को पढ़ा रहा था तो वो कह रहे थे सर आईआईटी के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा है। मैंने बोला कि अगर सबसे अच्छा बुक ऐसा डिफाइंड होता तो मार्केट में सिर्फ एक बुक प्रेजेंट होता, लेकिन 50 बुक प्रेजेंट है। तो इन जनरल ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके लिए इतना ही सजेशन होगा कि कोई भी अच्छी पब्लिकेशन का अगर बुक खरीदते हो, जैसे कि आजकल तो मतलब ऑनलाइन आरडी शर्मा इज मोर देन इनफ, मैथ्स के लिए तो मोर देन इनफ है। आरडी शर्मा का लेवल 2 भी शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप क्या करो, अरिहंत हो गया, अगर आपको बुक खरीदनी है तो अरिहंत हो गया, पियर्सन हो गया, इन सब की बुक खरीद सकते हो, ये लोग निकालते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हो तो देयर आर सम वेबसाइट्स जैसे कि टेस्टबुक.com है, gradup.com है, उसके बाद oliveboard.com है। तो ये कुछ 2-3 ऐसे वो है जो कि प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, और बहुत आसान सा उनका सस्ता सा प्लान होता है, 200-250 रुपये में पूरे साल का आपको प्लान मिल जाता है। तो आप वो प्लान्स को लेकर उनके टेस्ट वगैरह ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 200-250 रुपये में पूरे साल के टेस्ट रहेंगे, और वो टेस्ट ऑल ओवर इंडिया मतलब सब कुछ पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। ठीक है, तो
कोई एक रैंडम सी बुक ले लोगे ना, देखो एनडीए के लिए आपको कुछ अलग इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा सा जीएस का तैयारी करना पड़ता है, जीके का। तो अगर अभी आप अपना एसएसटी वाला जो टॉपिक है, मतलब एसएसटी सब्जेक्ट जो है 6, 7, 8, 9, 10, अगर पिछले 3-4 साल का एसएसटी बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो तो, और आपका 11, 12 लेवल पे मैथ्स भी ठीक ठाक है, तो आपको कुछ रिटन में एक्स्ट्रा नहीं तैयार करना होगा, आपको बस ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करनी होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी आप एक सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एनडीए होता है जो उसका रिटन एग्जाम होता है, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो रिटन के लिए गाइस ऑब्जेक्टिव एग्जाम और सब्जेक्टिव एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्टिव में लंबे हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उनके बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो शॉर्टकट्स को सीखते हैं हम लोग ताकि हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, ओके सर। एनीवेज हाँ अंकित, एग्जैक्टली। बढ़ते हैं आगे यार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो दिस इज जस्ट अनदर मेथड, this is just another method, you can say another algebraic method of solving another algebraic method of solving pair of linear equations in two variables, pair of linear equations in two variables। ठीक है, ये एक और मेथड होता है जहां पे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, ठीक उसी तरीके से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। अब अगेन ऐसे इन जनरल इनका कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप पूछोगे कि सर व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है ना, इसके अलावा ऐसे एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन अगर कहता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में एक प्रोसेस को फॉलो करते थे, एलिमिनेशन में एक प्रोसेस को फॉलो करते थे, ठीक उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो उसी प्रोसेस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखता हूँ जो स्टैंडर्ड होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, या प्लस c1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको कहता क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सॉल्व फॉर x एंड y। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ पे टेक्निक जो बताया जाता है कि आप इधर x लिखिए, यहाँ पे माइनस y लिखिए और यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर राइटिंग है। फिर आपको अगली चीज क्या बोली जाती है, आपको बोली जाती है कि अगर हम x के नीचे हमको कुछ वैल्यू लिखना है, x के नीचे हमको कुछ वैल्यू लिखना है, लेकिन आप वैल्यू कैसे लिखोगे, आप इसको इग्नोर करोगे, इसको इग्नोर करोगे और आपका फोकस होगा आगे। x के बाद क्या है, y है, x के बाद y है, तो y के कोफिशिएंट्स को लिखोगे। मतलब इसके नीचे आएगा b1 b2 और फिर से थोड़ा गैप देके लिखना c1 c2 कांस्टेंट। तो x लिखा है, लाइन लगाया है और उसके नीचे एक तरीके से अभी फिलहाल रेशियो मान के चल सकते हो। तो x के नीचे क्या है, b1 b2 c1 c2। फिर आते हैं अगला माइनस y। तो माइनस y वाले में क्या होगा, अब जैसे कि हम लोग जब x के लिए हम लिख रहे थे तो हम सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट को लिख रहे थे, लेकिन बाकी सब मतलब y के लिखे फिर कांस्टेंट के लिखे, हमने x वाले को इग्नोर किया। ठीक उसी तरीके से जब आपको यहाँ पे y के नीचे लिखना है तो आप सबसे पहले तो इसको इग्नोर करोगे, इसको इग्नोर करोगे तो x का क्या बचा, x का कोफिशिएंट बचा a1 a2। आप यहाँ पे पहले a1 a2 लिखोगे, फिर यहाँ पे कांस्टेंट बचा c1 c2, तो यहाँ पे c1 और c2 लिखोगे। ठीक है, a1 a2 और उसके बाद c1 c2। आ रही है बात समझ में?
देन फिर आते हैं कांस्टेंट वाले पार्ट पे। ये 1 जो होता है एक तरीके से कांस्टेंट मानो, या कह सकते हो कि कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल के ऊपर पावर 0 लगाए तो 1 आ गया। तो अब हमको जब इस साइड में लिखना होता है तो अब हम C1 C2 को छोड़ते हैं, आगे वाला पार्ट को देखते हैं। तो आगे वाला पार्ट में क्या बचेगा आपके पास, A1 A2 एंड B1 B2, A1 A2 एंड B1 B2। फिर आपको क्या करना होता है, ऐसे लिखने के बाद आपको करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हो तो B1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ, और फिर आपका B2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ। तो ये होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई B1 C2 माइनस B2 C1, फिर माइनस y डिवाइडेड बाई सेम फंडा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A1 को पहले C2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो पहले A1 को C2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद A2 को C1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले माइनस लगाओगे, उसके बाद A2 C1 लिखोगे। तो अब एक तरीके से रेशियो बन गया होगा, एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो ये प्रोसेस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई सेम फंडा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब गाइस ये जो सारे डिनोमिनेटर में जो मैंने चीजें लिखी हुई है ना, ये सबके सब की वैल्यू मुझे पता रहती है, क्योंकि मैंने ये सब है क्या, ये सब अल्टीमेटली तो कहने के लिए हमारे वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसी के A1 B1 C1 है, ये सबके सब रियल नंबर होते हैं, तो हमारे पास इनकी वैल्यू होगी। तो डिनोमिनेटर, इसीलिए हमारे को सबके डिनोमिनेटर्स यहाँ पे पता होंगे, सबके सर? डिनोमिनेटर्स पता होंगे। यस बोलिए सर वो माइनस वाई कैसे आया? देखो अब ये प्रोसेस की अगर मैं बात बताऊं तो ये माइनस वाई कैसे आया ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज वो फिर सिलेबस के आगे निकल जाएगा। क्लास 12th में एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स करके, 12th में आता है, जो आज सुबह ही जिनको एक्चुअली पढ़ा रहा था। तो डिटर्मिनेंट टॉपिक का हेल्प लेकर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ये फॉर्मूला को बनाया गया है। तो अभी मेरा इतना ही सजेशन होगा कि कैसे आया ये समझना आपके लिए मुश्किल होने वाला है, तो उसको लीव कीजिए और सिर्फ फोकस किस पे डालिए कि ये मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, ओके सर। हाँ एग्जैक्टली, क्लास 12 डिटर्मिनेंट चैप्टर से ही आता है ये। पास्कल ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं आदित्य, इसका पास्कल ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एक बार अपन एनसीईआरटी में चलते हैं, ठीक है। ये देखो सर, यस आकाश बोलो। सर यहाँ नीचे में हम लोग माइनस का साइन क्यों लगाए, प्लस का क्यों नहीं डिनोमिनेटर में? यस सर, मेरा भी वही डाउट है। अगेन गाइस, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, ठीक है, लेट्स से जब भी अगेन दिस इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स, तो समझाना मुश्किल होने वाला है। बट ऐसा सोचो कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं चीजों को, तो वहां पे वी डोंट ऐड, वी गो फॉर सब्ट्रैक्शन। व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ केस जहां पे 2 क्रॉस 2 का मतलब कहने के लिए ये 4 एलिमेंट थे ना स्क्वायर के फॉर्म में, 2 क्रॉस 2, 2 रो और 2 कॉलम थे। इस तरीके के केसेस में जब भी हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते तो दे ऑलवेज इन्वॉल्व सब्ट्रैक्शन। पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे अभी प्रोसेस लिखा हुआ है, देखो ये फॉर्मूला है। अगर आप बुक में देखोगे बहुत सारे बुक जो होते हैं ना, फॉर्मूला वाले बुक जो होते हैं लास्ट में जो बच्चे खरीदते हैं जल्दी से फॉर्मूला वगैरह का एक छोटा सा बुक खरीदते हैं, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब ये एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है कि याद रखना मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अभी जैसे मैंने भी जो बनाया है वहां पे वो यही चीज है, बट हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला से बचने के लिए हम किस पे फोकस करेंगे, वो प्रोसेस पे फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस को देखिए क्या लिखा हुआ है, x b1 c1 a1। बेसिकली क्या था हमारा इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
सेकंड आता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने क्या किया है, ये देखो x हो गया, ये y है और ये 1 है। तो x के नीचे क्या बचा, ध्यान से देखो, x के नीचे क्या लिखा हुआ है, b1 b2 लिखा हुआ है, c1 c2 लिखा हुआ है। तो अगर हमको इसको इक्वेशन से देखना होगा गाइस, अगर हमको ये इक्वेशन से देखना होगा तो हम इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे, x को छोड़कर बाकी क्या बचा, x को छोड़कर बचा y वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो y वाले का कोफिशिएंट लिखोगे और कांस्टेंट को लिखोगे। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए यहाँ पे b1 c1 दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ पे भी b1 c1 आया है। नीचे b2 c2 आया, b2 c2 है, इसीलिए नीचे b2 c2 आया है। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो b1 लिखा गया है, फिर c1 लिखा गया है, उसके बाद a1 लिखा गया है और वापस b1 आया है। नीचे b2 लिखा गया है, c2 लिखा गया है, a2 लिखा गया है और फिर से b2 आ गया। तो कहने के लिए एक सिंपल सा साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सिंपल सा साइक्लिक ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अगली चीज क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे लिखा क्या, ये लाइन को पढ़िए सब कोई, स्टेप समझने के लिए इस लाइन को पढ़िए। आता है द एरोज बिटवीन द टू नंबर्स इंडिकेट, दोनों नंबर्स के बीच में जो एरो बनाया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, दे आर टू बी मल्टीप्लाइड एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको दोनों एरोज से जो नंबर्स जुड़े हुए हैं उनका प्रोडक्ट करना है और पहला प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को माइनस करना है, पहला प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेप्स के बारे में भी तो जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्टेप्स पे आओगे तो स्टेप्स भी क्या कह रहा है कि राइट, सॉरी ये क्या हो रहा है, तो स्टेप्स कह रहा है कि राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म 1 and 2। वो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म की। ये बात कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म की। देन टेकिंग द हेल्प ऑफ द डायग्राम अबव, कौन सा डायग्राम, ये वाला डायग्राम, राइट इक्वेशंस एज इन गिवन इन 8 उसके ऊपर है यार। ठीक है, सो ये 8 की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि डायग्राम का हेल्प लेकर ऐसे लिखने की कोशिश करो, डायग्राम का हेल्प लेकर ऐसे लिखने की कोशिश करो और फिर वहां से x और y की वैल्यू निकालो। x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे फिर वो मैं अभी बता देता हूं। तो यही मेथड होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं स्टेप्स को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, आप सबसे पहले उन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। आप सबसे पहले उन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे और उसके बाद इस डायग्राम का हेल्प लेकर इस तरीके से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करोगे। फिर यहां से जो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो क्या करते हैं हम लोग, x के डिनोमिनेटर में अभी क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 है। आप देखो ये तीनों रेशियोज है, अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों क्या है, रेशियोज है। तो ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है, ये तीसरा रेशियो है। क्योंकि ये तीनों रेशियोज एक दूसरे के बराबर है, तो आप उसमें से इट्स लाइक आपको पता होगा कि इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f, अगर a by b का वैल्यू c by d के बराबर है एंड c by d का वैल्यू अगर e by f के बराबर है, तो उस केस में a by b को हम c by d के बराबर कर सकते हैं। अगर चाहिए तो खाली इसको इसके बराबर कर सकते हो या खाली इसको भी इसके बराबर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगला स्टेप क्या करना होता है, आप फर्स्ट रेशियो को लास्ट रेशियो के साथ कंपेयर करते हो।
या इक्वेट करते हो। तो अब यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स होने के कारण थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, बट ट्रस्ट मी, प्रोसेस समझने में जितना मेहनत लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना मेहनत नहीं लगता। ठीक है, तो बस ये स्टेप्स को वहां पे फॉलो करेंगे। तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x का जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दोगे। 1 से इंटू कर देंगे ना, 1 से इंटू कर दोगे, तो 1 से इंटू करोगे तो ये b1 c2 माइनस b2 c1 ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 रहेगा। तो यहां से ये कैलकुलेट करने से x का वैल्यू हमें मिल जाता है, ये कैलकुलेट करने से x का वैल्यू हमको मिल जाता है। अच्छा, ध्यान से एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने जो लिखा है वहां पे माइनस वाई है, यहां पे माइनस वाई प्रेजेंट नहीं है, दिख रहा है ये। लेकिन अगर आप इसके डिनोमिनेटर को देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में है a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2 है। लेकिन मेरे डिनोमिनेटर में क्या है, मेरे डिनोमिनेटर में a1c2 माइनस a2c1 है। तो अगर आप नीचे माइनस कॉमन लोगे तो वही चीज आ जाएगा, मेरा जो बताने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, बुक वाले तरीके से थोड़ा सा अलग होता है। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मुझको x निकालना है, अगर मुझको x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इग्नोर करके यहां से बाकी कोफिशिएंट्स को लिखता हूं। तो b1 c1 लिखाया है यहाँ पे, जैसे देखो ये b1 c1 रहा, यहाँ पे b1 c1 लिखाया है, फिर यहाँ पे b2 c2 है, तो यहाँ पे b2 c2 लिखाया है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि इसके बाद आप क्या करो, आप माइनस वाई डाल दो और फिर इसको इग्नोर कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां से a1, यहां से c1, यहां से a2, यहां से c2। तो ठीक उसी तरीके से a1 c1 a2 c2 को लिख देंगे। ठीक है, फिर लास्ट वाला जो कांस्टेंट पार्ट है, तो कांस्टेंट पार्ट के लिए इसको भूल जाने का, थोड़ी देर के लिए भूल जाने का। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, a1 b1, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए a1 b1 लिखा गया है। फिर हमारे पास नीचे क्या बच रहा है, a2 b2, तो इसीलिए यहाँ पे a2 b2 आया है। बोलो ये इतना तक समझ में आया है क्या किसी को, या कोई डाउट है? इतना तक समझ में आ गया जो प्रोसेस बताया हूँ? नो सर। ठीक है, यस सर। ओके, तो इसके आगे का थोड़ा आगे मतलब यही प्रोसेस है, इसके बाद कुछ करना नहीं है। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आदित्य एकदम आउट ऑफ द पूछ रहा है बोर्ड में 90% कैसे आएगा। आदित्य, हमारे 40% स्टूडेंट 90 के ऊपर लाते हैं, तो डोंट वरी, यू विल बी वन ऑफ देम। बस अभी हम जैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे स्केड्यूल को फॉलो कर लोगे तो 95 के ऊपर आएगा। ठीक है, ओके, तो अब यहां से हमने आपको क्या बोला हुआ है कि आपको जब x निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, एंड सिमिलरली माइनस y, इसके भी डिनोमिनेटर में यही रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। तो एक चीज ऑब्जर्व करना, x और y दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अंतर है बस न्यूमरेटर में। तो ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया है। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये चीज। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, so let's say I take a random question, random question ले लेता हूँ कुछ। 2x plus 4y is equal to 5, 3x 3x plus 7y is equal to 10. Okay,
अब मेरे को ये सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, कोई भी अनम्यूट करके थोड़ा बताना चाहेगा कि मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होगा? एनीवन? सर सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन 3x प्लस 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ग्रेट है, ये जनरली लोग मिस कर जाते हैं। और उसके बाद पीयूष पार्टिसिपेट करना चाहोगे? हाँ पिंकी आप बोलो, हैंड रेज किया, बताओ। x के नीचे क्या लिखूंगा? सर a1/a2। नहीं, x के लिए आपको क्या तरीका बताया गया है कि सबसे पहले तो इसको भूल जाने का, सॉरी यस सर, यस सर। इसको भूल जाओ ना, x वाले को भूल जाओ। तो क्या बचा? ये 4y/7y। उसमें y नहीं लिखते हम, खाली कोफिशिएंट लिखेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ही यूज करते हैं हम, x और y नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 4/7। एग्जैक्टली, तो एक आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 4, उसके नीचे आएगा 7, फिर इधर क्या आएगा? 6/10। नहीं 6 नहीं, -6, नेगेटिव होगा तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके -6 सर, -10। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट में किसी और को आप पार्टिसिपेट करवाता हूँ। अवनीश, अवनीश एक बार म्यूट करो। अवनीश, अनम्यूट करो अवनीश। ऐसी केसेस में आई जस्ट वांट टू किक आउट द स्टूडेंट्स। एटलीस्ट चैट में भी तो रिप्लाई कर सकते हो। हाँ निहारिका बोलिए, आप हैंड रेस किए, बताओ। यस सर। सर 2/3। तो सबसे पहले हमको क्या चीज नहीं यूज करना है इसमें, ये 4 and 7 y। एग्जैक्टली, तो y वाले पार्ट को हम इग्नोर करेंगे, राइट। तो क्या बचा? 2 3 2 3 और कांस्टेंट्स में -6 and -10। वेरी गुड। सो वी हैव 2 here, 3 here, then we have a -6 here and -10 here. Okay, great, thank you. Next, Aditya Raj, अनम्यूट कीजिए एक बार। आदित्य राज। सर माय फर्स्ट क्लास सर। फर्स्ट क्लास है, ओके। और कोई? किशोर, किशोर पार्टिसिपेट करना चाहोगे? तरन, यस तरन, अनम्यूट करो। सर -6 बाय -10। नहीं तरन, देखो अब हम कांस्टेंट को देख रहे हैं। अरे यस सर, सॉरी सर। तो पहले 6 और 10 को इग्नोर करेंगे। हाँ सर 2 और 3, फिर और फिर 4 और 7। तो 2 और 3 और 4 और 7, ग्रेट। यहां तक अगर किसी ने कर लिया तो यही तो मेन पार्ट है, यहीं पे तो कोई गड़बड़ कर सकता है। इसके बाद क्या करना होता है तरन हमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस सर, ये इसके साथ, ये इसके साथ। सर 40 माइनस 42, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो implies x डिवाइडेड बाई 4 इंटू -10 हो गया -40, फिर लगाओगे माइनस, फिर करोगे 7 इंटू -6, तो 7 इंटू -6 कितना होगा? -42 होगा, ठीक है। फिर आएगा -y। दिव्यांशु कोई दिक्कत यहाँ पे? 2 इंटू -10 हो गया -20, फिर माइनस लगाओगे, फिर 3 इंटू -6 हो गया -18, फिर आएगा 1, फिर आएगा इसके डिनोमिनेटर में 2 7 14, फिर माइनस लगाओगे, फिर 4 3 12। (42) ही होगा ना? 42 कहाँ पे कह रहे हो सर? यहाँ पे बोल रहा होगा x y -40 + 42 जो। हाँ तो ये
ये क्रॉस मल्टीप्लाई minus करके minus- दोनों, हाँ वो प्लस 42 हो जाएगा, बट अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, तो इसलिए हम माइनस को भी लिख रहे हैं। बहुत बार लोग मिस कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -40 + 42। इनफैक्ट अगर हम इसको भी रिमूव कर दे, -40 + 42 कितना हो जाएगा, तो x/2 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -y / -20 + 18, तो -20 + 18 कितना हो गया, -2 हो गया, और यहाँ पे 1/2 हो गया। 2 ठीक है, फिर आपको क्या बोला है, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, राइट। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x/2 = 1/2 किया, तो यहाँ से डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। और अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो -y / -2 = 1/2। अब यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, सो ये माइनस माइनस पहले कटेगा और ये 2 भी कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ से भी y का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। अगर ये सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पुट करते हैं। एक बार पुट करके देखो तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, 2 × 1 + 4 × 1 हो गया 6। सेकेंड इक्वेशन में करो तो 3 × 1 3 + 7 × 1 7, तो 3 + 7 10 के बराबर हो रहा है, तो मेरा ये आंसर सही है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया था, बट मैं बस कैलकुलेट कर लिया था कि हाँ ठीक है, ऐसा रखता हूँ, x और y का वैल्यू मैंने 1 1 डाल के मैंने राइट हैंड साइड लिखा था, जस्ट अपना प्रोसेस को क्लियर रखने के लिए। आया प्रोसेस समझ में सबको, कोई दिक्कत Yes. किसी को? नो सर, हाँ। कोई हाँ तरन बोलो। सर बुक में तो सर ये एक x के बाद सर जो y है, तो उसमें सिर्फ y सर आप माइनस भी लगाए हैं, तो इसका डाउट हाँ है। लेकिन देखो, आप उसका डिनोमिनेटर भी देखो। अगर हम एक बार पीछे आ जाए, आप स्क्रीन पे देखो, एक बार जूम पे देखो और अपने बुक में देखो, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा वहां पे। सर, बट आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर सेम ही आएगा। y के एरिया पे हमने कांस्टेंट को इसमें पहले रखा है बुक में, बट आपने ये कोफिशिएंट पहले रखा। ऐसा कुछ नहीं है कंगना, ऐसा कुछ नहीं है कंगना, उसने आपके बुक में वहां पे C1 A2 लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में देखो एक बार, C1 A2 लिखा हुआ है, माइनस यस सर, C1 A2 माइनस C2 A1 लिखा हुआ है। C2 A2 और मेरा न्यूमरेटर क्या है, अगर आप C को पहले बोलोगे और A को बाद में बोलोगे, तो मेरा पहला टर्म उस बुक में सेकंड टर्म है और मेरा सेकंड टर्म उस बुक में फर्स्ट टर्म है, राइट। ठीक है, लेकिन वही माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हो, देखो अगर हम यहीं पे न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, सेकंड टर्म पहले आ जाएगा। अब उस सेकंड टर्म में C वाला को पहले लिख लेता हूं मैं, ताकि आपको वो सेम दिख जाए। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो फाइनली आपका y वही आ गया ना जो आपके बुक में था। यस सर। ठीक है, सो अब देखो आपके बुक में क्या है, वो एक जो डायग्राम बनाया है, जो वहां पे जो सिंबल जो यूज किए हैं, और मेरा जो तरीका है ना, उसमें हल्का सा चेंज है बस। मैंने ये तरीका बस क्या था कि मैंने जब अपने टाइम पे पढ़ा था, तो ये मेरे लिए ज्यादा इजी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ना सिली मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाते थे। यहाँ पे मेरे लिए सिली मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाते थे। सिंपल सा तरीका है, अगर हम x को देख रहे हैं तो x को हटा दो, बाकियों को लिखो। y के केस में वहां पे -y लिखो, y के चीजों को हटाकर बाकी दोनों को लिखो। अब 1 मतलब कांस्टेंट वाला रहता है, कांस्टेंट को छोड़कर बाकियों को लिखो, और आंसर आपको सेम ही मिलेगा। बोर्ड्स में भी नंबर नहीं कटेंगे, इनफैक्ट आपको कुछ बुक्स वगैरह में ये तरीका भी दिखेगा। ठीक है, नहीं ये मैंने अपना नहीं बनाया यार, क्यों मैं किसी और की तारीफ लूं। ये मैंने अपना नहीं बनाया।
ठीक है, क्लियर? दिस वाज द थर्ड एंड फाइनल मेथड डन। मतलब कहने के लिए इस चैप्टर के अंदर हम मेन पार्ट्स खत्म कर चुके हैं। खत्म? चैप्टर खत्म अभी नहीं हुआ क्योंकि एक एक्सरसाइज बचा हुआ है लास्ट में, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म कहते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले क्यों ना आप इक्वेशन सॉल्व कर, क्या कह रहे हो? 3.7 तक एक्सरसाइज है जो ऑप्शनल है लास्ट। हाँ, तो देखिए 3.5 तो आपका पूरा का पूरा उसके ऊपर बेस्ड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोग सोचो, थोड़ी चीजों को समझो अच्छे से। आपको क्या करना है घर पे? पहली चीज 1, आप बस इसके ना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 को अगर आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है? आपको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता होना चाहिए कैसे लगता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ज्यादातर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वो ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस, तो हार्डली ऐसा सिनेरियो है जहां पे वो आपको बोलेगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उस केस में अगर आप सब्स्टिट्यूशन में कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो, आप एलिमिनेशन में कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कंफर्टेबल हो तो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो पहले 4 क्वेश्चंस है, ये काम कीजिए ना, अपने बुक में नोट कर लीजिए। निहारिका, मैं ये नहीं समझा, लास्ट वाले में हम 1 लिखते हैं कांस्टेंट की जगह पे। अब ये सारे क्वेश्चंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इन दोनों क्वेश्चंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है गाइस? क्या था कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का? सर इक्वल हो सर, सारे रेशियोज इक्वल ना। तो कहने के लिए हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। आप यही करते, ठीक है? कितना वेरिएबल है उसमें? कितना वेरिएबल दिख रहा है आपको? 2, एक a दिख रहा है और एक b दिख रहा है। और अगर 2 वेरिएबल दिख रहा है गाइस तो आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। 2 वेरिएबल दिख रहा है तो आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे? एक बार मान लो इसको इसके साथ इक्वेट कर लिया और एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर लिया। इसका मतलब है कि आप एक बार 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी किए हो, फिर आपने यहाँ पे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2, अच्छा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, वो वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, ठीक है? आप यहां से एक इक्वेशन निकालिए a और b के टर्म्स में, फिर आपने उठाया सेकंड पार्ट में मान लो आप इसको और इसको उठा रहे हो, तो यू विल हैव 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एक और इक्वेशन आ जाएगा a और b के टर्म्स में, फिर आप उनको सॉल्व कर लेना। तो ये बस थोड़ा सा लंबा होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है, आप पहले उस कंडीशन को लगाओगे, उस कंडीशन को लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। इक्वेशन आएगा किसके टर्म्स में? इक्वेशन आएगा a और b के टर्म्स में, इक्वेशन इन a एंड b, और फिर आप उसको सॉल्व करोगे। यहां से इक्वेशन होता है सॉल्व। सेकंड वाला भी सेम सिनेरियो है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। निहारिका, मैंने आपका ये मैसेज देखा हुआ है सर, जहां x का कोफिशिएंट है वहां हम 1 लिखेंगे ना। कौन से वाले में अनम्यूट करके बताओ, इधर कहीं पे है या जो हमने वहां लिखा हुआ है उस पे बात कर रहे हो? यस सर, जो 4th नंबर पे है सर, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका बात कर रहे हो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे, 8%। हाँ
a1 का वैल्यू कह सकते हो 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 घर पे सॉल्व करना चारों क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 3 बस कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे खाली टाइम वेस्ट होने वाला है। आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे, x और y का एक आंसर आएगा, फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करोगे, x और y का फिर से वही आंसर आना चाहिए, यही होगा। फिर आ जाना फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method। तो ये कह रहा है कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए इक्वेशन बनाइए और फिर उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालिए अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन लिख दोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन से निकाल लोगे। तो यूनिक सॉल्यूशन होने पे ही हम एक्चुअली में उसको सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? ये जो 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के सॉल्व करना, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के सॉल्व करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, 3.6। निहारिका, टेस्ट का अनाउंसमेंट एक्चुअली सौरभ सर ने नहीं डाला है, तो हम टेस्ट अभी इस वीक। अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों का स्कूल अभी रेगुलरली हो रहा है? यस सर। यस सर, सुबह के 7 बजे से। कितने? 7 सुबह के। सुबह 7 बजे से हो रहे हैं, ओके। अच्छा मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हो वैसे? सर अभी मेरा स्कूल मैथ में पॉलिनोमियल तो फर्स्ट चैप्टर तो अभी स्कूल में खत्म हो जाएगा, तो अब वो पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे और आपको पॉलिनोमियल पढ़े हुए हो तो अब तो मेरा पॉलिनोमियल चल रहा है। हम लोग का पॉलिनोमियल है सर, क्योंकि मेरे स्कूल का एग्जाम इसी मंथ में होने वाला है, पीटी। अच्छा, तब तो ये तो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं उसको, बोनस। क्योंकि अब तो हमने एक चैप्टर आगे से शुरू किया है, तो स्कूल में अब जब चैप्टर 2 पढ़ाएगा, आप चैप्टर 2 पढ़ चुके होंगे, तो आप वहां पे हीरो बन जाओगे क्लास में, है कि नहीं? फिर हम अब चैप्टर 3 कर रहे हैं, फिर आपके स्कूल में वो चैप्टर 3 फॉलो करेंगे, फिर आप हीरो बन जाओगे। अच्छा अब सुनो, 10 मिनट बचा हुआ है, मैं थोड़ा सा और होमवर्क देना चाहता हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, क्या कोई भी क्वेश्चन आपको सिंपल इक्वेशन दिख रहा है क्या? 1 पे ही देखो, स्क्रीन पे देखो, कोई भी इक्वेशन आपको यहाँ पे, जैसे अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 1, मैं अगर बोलूं क्वेश्चन नंबर 1, कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 को? ट्राई कीजिए, कोई अनम्यूट करके बोलो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं अभी, ट्राई करो, क्या लग रहा है यहाँ पे? सर दोनों का ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं एलसीएम लेता हूँ। अगर आप एलसीएम लोगे तो 2x और 3y का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6xy हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3y, और यहाँ पे आ जाएगा 2x, और यहाँ पे रहेगा 2। अगले स्टेप में आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को, तो आपको मिलेगा 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12xy हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप इस दूसरे इक्वेशन पे आती हो, यहाँ पे भी सेम चीज करते हो, तो वही इशू होने वाला है। अब प्रॉब्लम आपके लिए ये रहने वाला है स्टूडेंट्स कि ये ठीक था, ये भी ठीक था, कि ये ज्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें चाहिए कांस्टेंट, लेकिन वहां पे आ गया वेरिएबल। तो अब कौन सा मेथड लगाओगे? अब आपके लिए एलिमिनेशन लगाना भी मुश्किल होगा। एलिमिनेशन में हम x को एलिमिनेट करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन निकालोगे कैसे? लास्ट वाला टर्म में तो x और y मल्टीप्लाइड है, निकालोगे कैसे वहां से? ठीक है। आप अगर सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो सब्स्टिट्यूशन से हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, वो भी कैसे करोगे? नहीं पॉसिबल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे लगेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे लगेगा नहीं। तो कहने के लिए कोई भी मेथड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लग रहा है, कोई भी मेथड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेक्निक सीखेंगे, ओके।
निहारिका सर हम लोग चैप्टर नंबर 1 कब करेंगे? निहारिका मैंने पहले भी बताया हुआ है, हम चैप्टर नंबर 1 अपने ऑफलाइन क्लास में करेंगे, बिकॉज वहां पे ना थ्योरी ज्यादा नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिस, ठीक है? तो वो मुझे लगता है कि ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा होगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ थ्योरी है, प्रॉपर एक थ्योरी है, ठीक है? तो इसीलिए वो हम क्लास में करेंगे। ओके तो गाइज अब जल्दी से आई विल टेल यू द टेक्निक। क्या टेक्निक है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल वाले का कैसा होता है सॉल्व करना। इक्वेशंस reducible to linear equations। अब इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? इस लाइन का मतलब क्या? reducible का मतलब क्या होता है? Anyone? क्या होता है reducible का मतलब? पिंकी ने हैंड रेज किया, और कोई? ऐसे तो लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो आप लोग खूब अच्छे अच्छे इंग्लिश के वो क्या कहते हैं वाक्य वगैरह लिखते हो। हाँ आकाश बताओ। बताइए आकाश, हैंड रेज किया। तरुण बताओ रेड्यूसिबल का मतलब क्या है? देखो क्या होता है, बेसिकली आपको यहां पे पहली चीज इक्वेशंस गिवन आर नॉट सिंपल लीनियर इक्वेशन। आपको इसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं रहने वाले, बट द वेरिएबल will be in the same arrangement, in both the equations। लेकिन दोनों ही इक्वेशन में अगर आप देखोगे ना तो वेरिएबल का पोजीशन या एडजस्ट अरेंजमेंट बोलो वो सेम रहता है, इन बोथ साइड्स नहीं होगा, इट विल बी बोथ इक्वेशंस। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, एक बार वापस से जल्दी से चलते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। ये देखिए, अगर मैं यहां इसको ऑब्जर्व करूं तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसमें किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आता था, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है। दूसरी चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे x किधर है गाइस? तो यहां x डिनोमिनेटर में है, यहां पे भी, लेकिन x कहां है? डिनोमिनेटर में है। तो मैंने जो सेकंड पॉइंट लिखा था वो सेकंड पॉइंट ये लिखा था कि बट द वेरिएबल्स आर इन द सेम अरेंजमेंट इन बोथ द इक्वेशन। जो वेरिएबल्स का जो अरेंजमेंट होगा ना वो दोनों ही इक्वेशन में सेम रहता है, सेम तरीके से टर्म्स रहेंगे। तो दोनों में आप देख सकते हो कि x डिनोमिनेटर में था और दोनों में भी y डिनोमिनेटर में था। अगर आप सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हो तो यहां देखिए, यहां x के साथ रूट लगा हुआ है तो यहां भी x के साथ रूट लगा हुआ है। ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि एक जगह खाली x है और दूसरे जगह पे x के ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर y पे रूट लगा हुआ है तो यहां भी y पे रूट लगा हुआ है। आते हैं थर्ड पे। थर्ड में देखो, यहां x डिनोमिनेटर में दिया है तो यहां भी x डिनोमिनेटर में दिया है। ऐसा नहीं करेगा क्वेश्चन कि एक जगह पे x डिनोमिनेटर में देगा और एक जगह पे x न्यूमरेटर में देगा, ठीक है? फिर अगर आप सेकेंड टर्म पे देखोगे तो यहां y दोनों जगह पे न्यूमरेटर में है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन पे आए तो फोर्थ क्वेश्चन में हमको ये दिख रहा है कि x-1, ये जो एक्सप्रेशन है x-1 वाला, ये x-1 वाला एक्सप्रेशन दोनों जगह डिनोमिनेटर पे ही प्रेजेंट है, ठीक है? फिर y-2 को देखोगे तो दोनों जगह पे y-2 भी डिनोमिनेटर में ही है।
दोनों जगह पे y-2 भी डिनोमिनेटर में ही है, तो बड़ा आसान हो जाता है, पहचानना बहुत आसान हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूं, ठीक है। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, बताइए। बताइए, कुछ डाउट है? अच्छा देखो, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, तरीका क्या होता है, हम देख रहे हैं कि 1/x दोनों जगह पे कॉमन है। अगर आप 1/x को a मान लेते हो एंड सिमिलरली 1/y को b मान लेते हो, 1/x को a मान लेते हो एंड 1/y को b मान लेते हो, तो अब इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो? क्या मैं अब इस इक्वेशन को a/2 लिख सकता हूं? पहला टर्म था 1/2x, उसमें से 1/x को a मान लिया गया है, तो अब ये क्या बन गया? a/2 बन गया कि नहीं, बताओ? बन गया a/2? Yes, sir. ठीक उसी तरीके से अगला टर्म देखोगे तो 1/3y है, उसमें अगर हम 1/y को b मान चुके तो ये क्या बन जाएगा? b/3 हो जाएगा, और यहां पे तो 2 ही रहने वाला है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो a/2 b/3 दोनों में वेरिएबल न्यूमरेटर पे है, तो क्या ये अब एक लीनियर इक्वेशन जैसा बना कि नहीं? यस सर। बन गया अभी एक लीनियर इक्वेशन की तरह। लेकिन कब बना? जब हमने क्वेश्चन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया? हमने 1/x को एक अलग वेरिएबल a का नाम दे दिया, हमने 1/y को एक अलग वेरिएबल b का नाम दे दिया, और फिर उसको इक्वेशन को दोबारा लिखे, तो अब मेरा इक्वेशन x और y के जगह पे a और b के टर्म्स में आ गया। ठीक है, अब हमारा कोशिश पहले क्या होगा? पहले हमारा कोशिश अब a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। पहले हम a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम a का वैल्यू मान लो आ गया 2, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने लेट्स से पहले दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, यही होगा। अब अगर हम यहां पे देखें, एक मिनट, हाँ, तो जब आप सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व कर लिया इसको, तो a का वैल्यू आएगा 2 और b का वैल्यू आएगा 3। ओके, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 आएगा। इसको आप सॉल्व करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, आपको ये आंसर मिलेगा। हाँ बोलो पिंकी। सर आप इतना जल्दी आंसर कैसे आपको पता चल जाता है? कैलकुलेशन स्पीड मेरी थोड़ी सी बेटर है, तो उसका ही फायदा उठा लेता हूँ। ठीक है, अब यहां देखिए, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 आने के बाद आप क्या करोगे? आपको a और b से, तो क्वेश्चन में a और b तो था नहीं, वो तो हमने अपना क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए यूज किया, हमने अपने क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए a और b का यूज किया है। अल्टीमेटली मेरा लास्ट स्टेप में तो x और y का वैल्यू मुझे निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे a का वैल्यू फिर पुट करोगे। a का वैल्यू कितना आया था? a का वैल्यू आया था 2। a का वैल्यू अगर 2 आया था तो 1/x का वैल्यू 2 के बराबर हो गया, तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमने b का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है 3, तो 1/y का वैल्यू मतलब 3 के बराबर होगा, और यहां से y कितना निकल कर आएगा? y निकल कर आएगा 1/3। तो फाइनली यू हैव द आंसर, x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, एम आई क्लियर एवरीवन? तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में फिलहाल नोट कर लीजिए, एंड इसको नोट कर लो, और क्लास को फिर हम एंड करेंगे। इनफैक्ट मैं ओपन बोर्ड में इसको लिख देता हूं, साथ ही साथ मैं यहीं पे लिख देता हूं। क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोलना तो एक बार कोई भी अनम्यूट करके जल्दी से, कोई भी आपके पास अगर बुक है तो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसको यहाँ बता दो, बार बार स्क्रीन चेंज करने में टाइम बर्बाद। पहला इक्वेशन है 1/2x प्लस 1/3y। 1/2x प्लस 1/3y कितना था? इक्वल्स टू
हाँ 2। 2, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 1/3y प्लस 1/2y। 1/3 1/3x हाँ प्लस 1/2y ये कितना था? इक्वल्स टू 13/6। ओके, देखिए, सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने देखा कि दिस इज नॉट अ सिंपल लीनियर इक्वेशन, बट वी कैन कन्वर्ट इट टू अ लीनियर इक्वेशन, वी कैन रिड्यूस इट टू अ लीनियर इक्वेशन। रिड्यूसिबल का मतलब कह सकते हो कन्वर्टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू p। तो जिसके कारण अब हमारे पास आएगा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। सेकेंड में आएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज नाउ दीज आर पेयर ऑफ, अब ये बन गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पे वो 2 वेरिएबल्स क्या कौन से होंगे, a और b होंगे। तो अब आप इसको करोगे सॉल्व। अब आप इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अपॉन सॉल्विंग a का वैल्यू कितना आया था उस टाइम पे, 2 हाँ, a का वैल्यू था 2 एंड b का वैल्यू था 3। तो अब आप क्या करोगे, आपने a किसको माना था, a हमने माना था 1/x को, तो a के जगह पे अगले स्टेप में क्या रखोगे आप, 1/x रखोगे। तो 1/x का वैल्यू 2 एंड सिमिलरली यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू 3। तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x उधर और 2 को यहाँ ले आए, तो x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ से y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका इक्वेशन हो गया सॉल्व। सेम तरीका से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार अगर जल्दी से आपके एनसीईआरटी पे चलूं, तो यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 1/√x, आप यहाँ पे 1/√x को a ले लोगे एंड 1/√y को b ले लोगे। अगर हम चले इस वाले में, तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 1/x को पकड़ना है, तो इस क्वेश्चन में खाली 1/x को a मान लेना, सॉल्व कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 1/x माइनस 1 इसको a मानना एंड 1/y माइनस 2 इसको b मानना, ठीक है। और ऐसे करके सॉल्व करते रहना, सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा, क्या मैं हमारी कल क्लास है? यस सर है कल। यस सर। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश का। ओके, तो कल के दिन में अगर मैं आप लोगों को दोनों एक्सरसाइज देता हूँ, सॉल्व कर लोगे ना? सर एनसीईआरटी का देंगे तो हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी, हाँ, एनसीईआरटी Yes, sir, हो जाएगा। 3.5 एंड एनसीईआरटी 3.6। सर होमवर्क, हाँ 3.5 एंड 3.6, ओके। सर हाँ बोलिए। कहते हैं थोड़ा नीट के बारे में बताइए ना सर। नीट के बारे में? यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।